पॉइंट है, ओपनिंग रिमार्क है, उसको आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुति किया और साथ ही साथ मुझे मौका दिया जो हिंदी विभाग के जो भी हमारे शोधार्थी हैं उनसे मैं आज चर्चा करूं। और चर्चा का विषय भी जो आपने दिया है, शोध कार्य में नैतिकता या शोध कार्य और नैतिकता का सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सारगर्भित है और इस पर प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर को, रिसर्चर वह है जो अध्ययन अध्यापन से जुड़ा रहता है, जो चीजें आज जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुकी है उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है। तो चाहे अध्यापक हो, चाहे हमारे शोधार्थी हो, इवन यूजी पीजी के स्टूडेंट हो, उनके लिए नैतिकता एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और उसको समझना है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी इस पर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और हमने अपने गजट नोटिफिकेशन से नैतिकता को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और अगर आप लोग कोई भी रिसर्चर अगर नहीं मानता है तो उसको विभिन्न प्रकार के पेनाल्टी भी इम्पोज किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वह भी उसमें प्रपोज किया गया है। अगर अभी के व्याख्यान को ले तो हम जिन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे क्योंकि 1 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि अच्छी चीज है जो इसमें जो तमाम ऑनलाइन के अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो लेकिन हमें हर एक चीज में जो घनात्मक चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में सोचना है, क्योंकि सब लोग आप अपने घर में बैठे हैं, मैं भी अपने कार्यालय में बैठ के आपसे चर्चा करूंगा। तो हम जो चर्चा करेंगे आपसे वह शोध कार्य कैसे किया जाए, किस सोर्स के आधार पर किया जाए, किस प्रकार के आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्सेस हों, उसको कहां से आप एकत्रित करें। अगर जब इन शोध कार्यों का एकत्र जो लिटरेचर है, जो आपकी सामग्रियां है शोध कार्य से संबंधित, उसको अगर एकत्रित करने के बाद उसको हम कैसे लिखें और लिखने के बाद अगर उसको हम टाइपिंग स्टेज में जाते हैं तो किस फॉन्ट्स में टाइप करें, किस प्रकार जो साहित्यिक चोरी जो प्लेगरिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट आता है उससे आप अपने आप को बचा सके, साथ ही साथ जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उससे भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। देखिए होता क्या है, जैसे जब रिसर्च का आप लेंगे तो अगर रिसर्च मेथड, जब भी आप रिसर्च की बात करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को बताया गया होगा रिसर्च क्या है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुका है उसके आधार पर कुछ नया अन्वेषण करना, कुछ नया खोजना। अब जब इसको आप मेथड की बात करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसर्च मेथड की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, फंडामेंटल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है। जब अगर आप रिसर्च मेथड की बात करेंगे, शोध कैसे किया जाए उसकी अगर बात करेंगे तो पहला होता है हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विषय, जिसमें कि आप जो तथ्य और सामग्रियां हैं, ऐतिहासिक विषय मतलब कहने का मतलब ये नहीं जो सिर्फ इतिहास से ही संबंधित है, किसी भी विषय का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अगर उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, उसके बारे में अगर हम रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जब हम अनुसंधान करते हैं तो वह रिसर्च मेथड कहलाता है। और रिसर्च मेथड कोई भी मेथड है तो उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाए। डाटा मीन्स जो आपका रिसर्च से संबंधित जो पाठ्य सामग्रियां हैं उसको कैसे आप एकत्रित करें। तो हिस्टोरिकल मेथड में आप देखेंगे तो जो भी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, जो प्रकाशित सामग्रियां हैं वो, जो कुछ अप्रकाशित सामग्रियां हैं वो, और साथ ही साथ विभिन्न विषयों के जो विद्वान हैं उनसे जो आप डिस्कशन करके जो अवेलेबल लिटरेचर है, जो उनके पास ज्ञान है, उसके आधार पर जब रिसर्च को कंपाइल करते हैं, जब रिसर्च को आप पूरा करते हैं तो वह हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। दूसरा जो है आपका सर्वे मेथड होता है। सर्वे मेथड में क्या है, जो आप चीजों को सर्वे करते हैं, ढूंढते हैं, विभिन्न जगह पर जा जाके आप उसको एक इन्वेस्टिगेट करते हैं, अनुसंधान करते हैं, आप क्वेश्चनर बनाते हैं, आप शेड्यूल बनाते हैं, आप लोगों का जाके इंटरव्यू लेते हैं, प्रश्नावली तैयार करते हैं, आप लोगों का साक्षात्कार करते हैं और उससे संबंधित जब आप कोई फाइंडिंग पर पहुंचते हैं, कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अपने रिसर्च से संबंधित, तो यह जो है आपका सर्वे मेथड कहलाता है। इसमें खास करके हम जो सोशल साइंस के जो डिसिप्लिन है उस पर हम बहुत ज्यादा इस पर हम फोकस करते हैं। सोशल
हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, इस सब में हम इसको बहुत ज्यादा लेते हैं। जो तीसरा है आपका जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो वैज्ञानिक विधि है, इसमें जब हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के टूल्स टेक्निक्स जो हम लेबोरेटरी में अध्ययन करते हैं, जैसे अभी देखा आपने जो कोरोना पैंडेमिक एरा में जो महामारी की एरा है, इसमें तमाम प्रकार के वैक्सीन वगैरह बने, तो सब लैब से इन्वेस्टिगेट किया गया। खास करके जब आप नेचुरल साइंस में जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इस सब में जाएंगे, तो वहाँ के जो रिसर्चर रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम अपना लेबोरेटरी में लगाता है। तो यह तीन मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है और आपका साइंटिफिक मेथड है। आपको इसमें से मेथड को इम्प्लाई करना है, अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स आपके लिए जो है हिस्टोरिकल मेथड, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, आप में से कोई रिसर्चर ऐसे होंगे जो किसी कथाकार कहानीकार से संबंधित अगर कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको विभिन्न विद्वानों से सर्वे करने का मौका मिलेगा। उनका जो उसमें मत है उसको आप लोग अपने टॉपिक में कहीं न कहीं से समाहित करेंगे, तो आपको सर्वे मेथड में भी आपको देखना पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है, जब यह चीज मेथड है, जब अध्ययन विधि की बात किया गया, रिसर्च विधि की बात किया गया, तो इसमें आप देखेंगे जो हमें नैतिकता को हमेशा इम्प्लीमेंट करना है, जो हमारा जो एथिकल एस्पेक्ट है। देखिए दो चीज होता है, एक एथिक्स होता है, एक लॉ होता है, रूल्स होता है। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स क्या है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको कि विभिन्न विश्वों के विद्वानों ने या इसका उसका जो पॉलिसी मेकर है, टॉप एग्जीक्यूटिव है, या घर परिवार में भी देख लीजिए, हमारे घर परिवार में भी बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये सब एथिकल चीजें हैं। तो एथिकल चीजें में यहाँ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई पनिशमेंट नहीं होना है, जो आपको ये नहीं तुरंत आपको 6 महीने का जेल हो जाएगा, आपको कोई फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक एथिकल एस्पेक्ट होता है जब नैतिकता की बात करते हैं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ जो है एक सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, रूल्स है। जैसे आप इंडियन कॉपीराइट एक्ट देख लीजिए, जो उसका सेक्शन 63 है, उसके अंदर अगर आपने किसी की सामग्री को बिना प्रकाश का, बिना उनसे परमिशन लिए अगर अपने नाम से पब्लिश करते हैं, तो उसमें आपका 50,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपए तक या 6 महीने तक का कारावास हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के जो आपको क्रिमिनल रेमेडीज है, जो आप क्राइम होता है, तो उसमें किस क्राइम में कितना आपको पेनाल्टी दी जाएगी, वो सब लिखा हुआ। तो एथिकल कॉन्सेप्ट जब हम बात करेंगे तो यहाँ कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में होना चाहिए। जब हम एकेडमिक एथिक्स की बात करते हैं, तो एकेडमिक एथिक्स में क्या है, हमारा एकदम जो एकेडमिक इंटीग्रिटी कह लीजिए, हमें क्या है, शुरू से ही बताया गया। क्या बताया गया है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ों का आदर करो, क्लास में पढ़ाई करना चाहिए, टीचरों का जो अध्यापक वृंद है उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्लास में बदमाशी नहीं करना चाहिए, एग्जामिनेशन में नकल नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब एथिकल एस्पेक्ट्स है। इसमें ये नहीं है जो आपने इसको नहीं किया तो ठीक है, आपको पेरेंट्स डांटेंगे, आपको अपनी ओर से कोई पेनाल्टी भी इम्पोज करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। आपको ये कहा जाएगा जो आप अपने आप को इसमें इम्प्रूव कीजिए। तो यह है एथिकल एस्पेक्ट। जब आप एकेडमिक वर्ल्ड में और आप जब हायर एजुकेशन रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है। जब एकेडमिक एथिक्स की बात करते हैं तो विश्वास क्या है, एक ऑथर से जो हमारी सोसाइटी है वह यह विश्वास करती है, जो वह जो भी कोई चीज भी कुछ लिखे तो वह लिखे तो पूरा जो भी जितने भी चीजें आप उसमें इंक्लूड किया गया है, जो उनके थीसिस में है, जो उनके आर्टिकल में है, जो उनके बुक में है, जिस ऑथर से पहले वर्क जो हुआ है उसका अगर उन्होंने कहीं से कॉपी कुछ उससे कुछ चीज लिए है तो उसको प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करें। यह है एथिकल एस्पेक्ट। यहाँ ट्रस्ट होना चाहिए, ऑथर का ट्रस्ट, ऑथर को पूरे सोसाइटी का ऑथर पर ट्रस्ट होना चाहिए। वो तभी होगा जब ऑथर वर्क करेगा। जब ऑथर वो जो लिखता है, खास करके आप जर्नल्स वगैरह में जाएंगे तो एडिटर के पास जाता है। एडिटर को दोनों के, ऑथर को एडिटर पर और एडिटर को ऑथर पर ट्रस्ट होना चाहिए। जो हमने जो लिखा है वह चीजें प्रॉपर सही हुए, सही उसकी एडिटिंग हो रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर होता है। पब्लिशर का एक जो यहाँ पर एक ट्रस्ट होना चाहिए, जैसा हमने उनको दिया है एक मटेरियल जो मैन्युस्क्रिप्ट बना के दिया है, वह प्रॉपर सही ढंग से वो पब्लिश
रीजन है, हम पढ़ते इसलिए है जो पहला तो ये जो अपने हम ज्ञान में बढ़ोतरी कर सके, और ऑफकोर्स जीविकोपार्जन का होना चाहिए, जीविकोपार्जन तो सबसे प्राइम की चीजें हैं, तो ज्ञान में बढ़ोतरी हो और हम एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। अगर मैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर में कुछ कहा है, तो द्वापर में अगर मैथिलीशरण गुप्त ने जो हो सकता है जो और जो हमारे देश के मनीषी थे उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने केकई के बारे में वर्णन किया, अगर आप लोग उसमें अनुसंधान करेंगे तो है ना केकई का योग वर्णन, जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं से लगेगा जो आप किसी न किसी से अलग किया गया है। तो ये क्या है जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो रामायण पर था उसमें उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त ने उन्होंने अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो हम एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो आपके सामने दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, जो हम पीयर रिव्यूड जर्नल की बात करते हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल क्या है? पीयर रिव्यूड जर्नल्स मींस वह जर्नल जिसकी जो एकेडमिक वैल्यू हो वह सबसे ज्यादा हो, वह अन्य जर्नल की तुलना में ज्यादा हो। तो पीयर रिव्यूड जर्नल हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना होता है। इसको मतलब इसमें जब कोई आर्टिकल पब्लिश होता है, आप लोगों ने क्या देखा होगा जब जर्नल पब्लिश होता है तो क्या हुआ, जब 2017-18 में यूजीसी का नया रेगुलेशन आया तो लोगों ने क्या किया, वहां पर 1,500-2,000 रुपया देकर के हम ममफोर्डगंज इलाहाबाद की बात करेंगे तो कानपुर उधर बनारस में जाएंगे तो बीएचयू का जो गेट है लंगा वगैरह नड़िया वगैरह पर वहां 1,000-2,000 रुपया में लोगों ने आर्टिकल पब्लिश करवा दिया और उस पर लिखा हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस के पीयर रिव्यूड क्वार्टरली जर्नल्स। नाम लिखने से कोई भी जर्नल पीयर रिव्यूड नहीं हो जाता। पीयर रिव्यूड की एक प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया? जैसे आपने कोई आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद आप एडिटर के पास भेजते हैं, एडिटर के पास जब जाता है तो उस सब्जेक्ट के उस पहलू पर जो भी विद्वान है उनके पास वह एडिटिंग के लिए जाता है, वह रिव्यू के लिए जाता है। देखा क्या उससे रिक्वेस्ट किया जाता है जो ऑथर जो कहना चाह रहा है वह कह पा रहा है कि नहीं कह पा रहा, और एडिटर जो रिव्यूअर होता है वह अपना ऑब्जर्वेशन देता है ऑथर को, और वह फिर ऑथर जो है अपनी ओर से इंप्लीमेंट करता है, चेंज करता है। ध्यान रखिए रिव्यूअर और ऑथर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी नहीं होता है। रिव्यूअर आप आर्टिकल भेजेंगे किसी जर्नल के पास और जर्नल वाला जो उसका एडिटर है वह आर्टिकल भेजता है रिव्यूअर के पास, रिव्यूअर रिव्यू करके फिर एडिटर के पास भेजता है और एडिटर फिर ऑथर के पास भेजता है। ध्यान रहे जब कोई रिव्यूअर आपके किसी आर्टिकल पर कोई आपके हो सकता है जो आप जो चाहते हैं उससे एडवर्स मार्क हो, तो इसको कभी भी दूसरे रूप में एक वैमनस्य की भावना से नहीं देखनी चाहिए। आप उसको पॉजिटिव अप्रोच से देखिए, क्योंकि वह जो रिव्यूअर है आपसे ज्यादा स्किल्ड है, आपसे ज्यादा एकेडमिकली साउंड है, तो उन्होंने जो बताया है उसकी चीजों को अपने आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट करना है। तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स मतलब आप जब आर्टिकल भेजते हैं तो उस जर्नल को कंटेंट वाइज, लैंग्वेज वाइज, स्कोप वाइज, कवरेज वाइज पूरा उसकी एडिटिंग रिव्यू होती है, फिर एडिटिंग होती है, तो इसको पब्लिकेशन जब होता है तो इसमें आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मिनिमम 3 मंथ तो लगना ही है। कोई पीयर रिव्यूअर जर्नल्स में अगर आप आर्टिकल देते हैं ये मान के चलिए जो कम से कम 3 महीने उसमें लगेंगे। तो यह है पीयर रिव्यूड जर्नल। जब और कौन पीयर रिव्यूड जर्नल नहीं है? जब आप ऐसे जर्नल में आर्टिकल देते हैं जहां पर लिखा तो रहता है लेकिन आप सामने दिए 2 घंटे के बाद आपके पास उसकी पीडीएफ कॉपी आ गई, तो वह पीयर रिव्यूड जर्नल नहीं है। उसमें इम्पैक्ट फैक्टर जो दिया गया है वह फेक है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है ये सब चीजें आपको समझना है। इम्पैक्ट फैक्टर पूरा यहाँ जर्नल की विश्वसनीयता को और जर्नल का कितना ज्यादा उस डिसिप्लिन में उसको ज्यादा एकेडमिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको मान्यता प्रदान की जाती है, उससे उसका मापदंड मेजर किया जाता है। कैसे होता है इम्पैक्ट फैक्टर? अगर किसी जर्नल का 2021 का इम्पैक्ट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान रहे 2018, 19 और 20 में अगर एक कोई जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, सपोज कीजिए अगर उसमें जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसको अगर 400 बार
किया गया है और 2 साल में अगर उसमें 40 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं तो 40 से 400 में हम भाग देंगे और जो भागफल आता है वह इम्पैक्ट फैक्टर होता है। तो जिसका जितना आपको अगर आप डिवाइड करते हैं तो जितना भाग आएगा जितना वह उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो कैलकुलेट किया जाता है आपको इसमें पीयर रिव्यूड जर्नल में वह बिल्कुल साइंटिफिक होता है, जबकि पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो नहीं है उसमें वह बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, वह फेक है। इसीलिए आजकल यूजीसी ने, आपने नाम सुना होगा क्लियर लिस्ट कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, यह एक यूजीसी के पोर्टल पर जाएंगे तो क्लियर लिस्ट ऑफ जर्नल्स है। उस जर्नल में आप लोगों से भी जब रिसर्च का जो आप नया यूजीसी का गाइडलाइन है उसमें देखेंगे तो आप जाएगी, आपको जो कोऑर्डिनेटर है जो रिसर्च सुपरवाइजर है आपको बताएंगे कैंडिडेट्स हैव पब्लिश्ड एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर रिलेटेड टू पीएचडी वर्क। आपके पीएचडी वर्क से आपको कम से कम 2 आर्टिकल पब्लिश करवानी है उससे रिलेटेड हो, तो वह आपको कहां पब्लिश करवानी है जो क्लियर लिस्ट ऑफ जर्नल में हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए आप किसी और भी जर्नल में करवाएंगे तो वह चल जाएगा, रिसर्च सबमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके बाद उसका लेवल 2 लेवल 3 में जाएंगे जब और फर्दर कैरियर का एनहांसमेंट होगा आपका, तो वहां आपको उसी जर्नल के पॉइंट मिलेंगे जो कि क्लियर लिस्ट में हो। तो क्लियर लिस्ट का आप अभी से देखिए, क्लियर लिस्ट को आप यूजीसी के पोर्टल पर जाइए या सिंपल गूगल पर क्लियर लिस्ट ऑफ जनरल यूजीसी करके देखिए, उसमें आपको लिस्ट आ जाएगा जो भी हिंदी के जर्नल्स है, जो भी आपका सोशल साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल है, जो भी ह्यूमैनिटीज के इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल्स है, उसको देखिए और उसमें अपनी आर्टिकल को पब्लिश कीजिए। अब देखिए इस पब्लिकेशन से पहले आप कोई भी आर्टिकल जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको क्या करते हैं, क्या स्टेज होता है जब रिसर्च करते हैं आर्टिकल लिखते हैं, तो ये सब एथिकल एस्पेक्ट्स है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिटरेचर सर्च करते हैं। लिटरेचर सर्च कहाँ से करते हैं, लाइब्रेरी से करते हैं। आजकल तमाम प्रकार के ऑनलाइन सोर्सेस आ गए। लाइब्रेरी से जब करते हैं तो लाइब्रेरी में जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, टर्शियरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जितने भी थीसिस है वो आपको प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां आपने सर्वे वगैरह किया है, और कुछ टेक्स्ट बुक है, कुछ जर्नल्स के आर्टिकल भी होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वो सोर्स है जो प्राइमरी के आधार पर हो, यहाँ जितने भी इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ये सब है, और साथ ही साथ कुछ जर्नल्स के ऐसे आर्टिकल जो कि प्राइमरी जो सोर्सेस है उसके आधार पर पब्लिश हुआ है तो वह सेकेंडरी सोर्सेस है, और टर्शियरी सोर्सेस हुआ है जो कि प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस को कैसे यूज किया जाए उसके बारे में बताता है। जैसे सिंपल सा चीज है, अगर आप लाइब्रेरी में आएंगे तो देखेंगे यहाँ एक यूनिवर्सिटी हैंडबुक रहता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने इसको पब्लिश किया है। इसमें क्या है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ कौन कौन टीचर है, कौन कौन यूनिवर्सिटी में आपको R&D इंस्टीट्यूशन में किस किस चीज पर रिसर्चेज हो रहे हैं, किसमें पीजी हो रहे हैं, कौन कौन टीचर्स हैं, उनका क्या स्पेशलाइजेशन है, उस सब की एक डायरेक्टरी है। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस का। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस की बहुत आयत है, जो भी संसाधन है आपने सब गूगल फेसबुक ये सब आप व्हाट्सएप इस सब का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के डेट में जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस वह रिसोर्सेस जो कि फिजिकल फॉर्म में ना होते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसके 2 रूप होते हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन मींस जैसे आप पेन ड्राइव में रखे हुए हैं, सीडी में रखे हैं, ये सब ऑफलाइन हुआ। ऑनलाइन मींस जो आप लोग एक्सेस करते हैं किससे, नेट के थ्रू, जहां पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जब उससे यूज करते हैं तो वह होता है ऑनलाइन। तो हम अभी आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से यह भी दिखाएंगे जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से आप कैसे चीजों को डिटेक्ट करें, कैसे भारतवाणी प्रोजेक्ट से हम इस सब के बारे में भी आपको बहुत ही संक्षेप में बताएंगे। तो जब हम ये सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो हम
रिसर्च का टॉपिक क्या है, और उससे संबंधित जब हम आर्टिकल को पढ़ें, जब फोटोकॉपी किए हुए हैं या हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जो भी लगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको कहीं ना कहीं से आप ईयर मार्क कर दें, और उसके लिए प्रॉपर आपको फाइलिंग करना है। अब जैसे देखिए, हिंदी के लिए जब हम कहेंगे, खास करके जब टेक्नोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट से ये कहा जाता है, डू नॉट रीड लाइक, ये नोट है, आप उपन्यास की तरह मत पढ़िए, क्योंकि जब हम एज ए लाइब्रेरियन या जब कोई दूसरे सब्जेक्ट का जो लिटरेचर या लिंग्विस्टिक का नहीं है, वह जब नॉवेल को कोई पढ़ता है तो नॉवेल एक सामान्य ज्ञान और एक इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ता है, लेकिन जब आप लोग नॉवेल को पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ न कुछ चीज निकालते हैं। जब आप प्रेमचंद की, आप चाहे उसकी रात, चाहे नमक का दरोगा, ऐसे छोटे छोटे कहानियां भी पढ़ते हैं, जब शंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, जब महादेवी जी को पढ़ते हैं आप, तो हम जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे ठीक है उसमें क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम था, नमक का दरोगा में क्या हुआ, ये सब चीजें हैं। तो लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उस समय वहां से आप लेंगे जो समय सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, आर्थिक हालात क्या थे, राजनीतिक परिदृश्य क्या था, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो आप लिखने से पहले आप पढ़िए और सीरियस होकर पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आप जब आर्टिकल को लिखिए, कहीं से भी, जहां से भी आपने कुछ लिया, देखिए आज के डेट में कोई कालिदास पैदा नहीं हो सकता। जब हम कोई चीज कहीं से लें तो हमें उनको प्रॉपर साइटेशन देना है। आपने कहीं अगर द्वापर से कुछ लिया, अगर जयशंकर प्रसाद के आप किसी कृति से लिया, तो वहां से जो ओरिजिनल सोर्स को आपको साइट करना है, यही है नैतिकता। हमें अपने जो एथिकल एस्पेक्ट्स है उसे सेव करना है, उसे सुरक्षित करना है। तो नैतिकता हमें यहीं से मिलती है, और प्लेगरिज्म का भी यही है, जो हमें चीजों को कैसे, जो भी जहां से भी लिखे, तो पहला और अंतिम ये है जो हम प्रॉपर उसको साइटेशन दें, जहां से मिले उसको साइटेशन दें। शब्दों का हेरफेर, जो आपको सिनोनिमस पर्यायवाची शब्द है, उसका इस्तेमाल न करें आप। जो चीजों को जहां से भी ले, अगर आपने डिक्टो लाइन बाय लाइन लिया है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखे, फिर उनका नाम से साइटेशन दे। आपने अगर उसका कुछ एक भाव लिया है, कुछ उसका एक थीम लिया है, तब बिना इन्वर्टेड कोमा का दे। तो जब लिखिए तो आप प्रॉपर साइटेशन दें, और यह नहीं जो सेल्फ प्लेगरिज्म की बात आती है, जब आप एक बार लिखिए, एक ही आर्टिकल को बार बार चेंज करके न लिखिए। और देखिए, जब आप लिखते हैं कोई चीज, लिखने के बाद आपका आता है, उसकी आप क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, करवाते हैं, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करते हैं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, जब आप लोग कोई एक आर्टिकल को लिखते हैं, उसको टाइप के बाद जब आप प्रूफ रीडिंग करते हैं, और प्रूफ रीडिंग के बाद जब फाइनल में आप उसको पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं से एडिटरशिप वाली भावना आती है, और आप अपने लिखे में भी लगेगा जो नहीं, ये पैरा इससे सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है, यहाँ पर हमें इस चीज को लिखना चाहिए। तो प्रॉपर अपना जो आपका जो एथिकल एस्पेक्ट है, प्रॉपर उसको पढ़िए, लिखिए, लिखने के बाद प्रॉपर उसका प्रूफ रीडिंग कीजिए, फिर उसको एडिटर पर्सपेक्टिव से देखिए, और जो भी उसमें चेंजेस हो उसके अनुसार उसमें आप परिवर्तित कीजिए। फिर लिखने के बाद आपका क्या आता है, जो हम उसको कहाँ पब्लिश करवाएं, आपको जर्नल को देखना है, किस जर्नल में हमें पब्लिश करवाना है। तो आजकल चला है प्रीडेटरी पब्लिशर और प्रीडेटरी जर्नल। प्रीडेटरी पब्लिशर मतलब वह पब्लिशर जो कि आपसे पैसा लेकर के आर्टिकल को छापता है, आर्टिकल को पब्लिश करता है, जिसका कोई भी एथिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एथिकल इशू नहीं है, उसका केवल और केवल उद्देश्य है हाउ टू अर्न मच मनी, किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो हमें प्रीडेटरी पब्लिशर से उनके पास कोई मैट्रिक नहीं है, उनका जो जितने भी आपको देखेंगे इम्पैक्ट फैक्टर हो, ये सब उस सब उसने जो है गलत कैलकुलेट किया है। तो हमें प्रीडेटरी पब्लिशर से बचना है। आप गूगल में प्रीडेटरी पब्लिशर करके आप सर्च करेंगे तो नंबर ऑफ प्रीडेटरी पब्लिशर्स आ जाएंगे, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। इसी प्रकार जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं, वह जर्नल्स बस पब्लिशर वाली बात ही है, जो कुछ भी छापते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का इंटरडिसिप्लिनरी का बहाना करके नेचुरल साइंस भी छाप रहा है, प्योर साइंस भी छाप रहा है, अप्लाइड साइंस भी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सब छापे, पब्लिश करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब
सिलेक्शन करें तो यह देखिए पहले जो प्रीडेटरी जर्नल या प्रीडेटरी पब्लिशर इसको पब्लिश तो नहीं कर रही है, यह आप कैसे इसको चेक करेंगे? आप नेट के माध्यम से सर्च करते हैं, कर सकते हैं, अपने कलिक के माध्यम से आप उसको सर्च करते हैं, लाइब्रेरी में आके आप उसको पूरा एक उसकी प्रामाणिकता को चेक कर सकते हैं। दूसरा जब चेक करें तो वह देखिए जो पीयर रिव्यू जर्नल वाकई में है या नहीं है तभी भेजिए। तीसरा ये देखिए कभी-कभी जो आप बिगिनर्स से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, देखिए मैं शुरुआत में ही बहुत बड़े स्कॉलर बनने का मतलब एक जो है स्टेप बाय स्टेप चलिए। हम शुरुआत में ही 4-5 इम्पैक्ट फैक्टर की ओर चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हम शुरुआत में अच्छे जर्नल को उसमें से देखें जो कौन हमारे स्टैंडर्ड लाइफ है, हम उसको सर्च करें। हम यह भी देखें जो उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, ऐसा नहीं जो कोई एनुअल पब्लिकेशन के लिए ले लिया, पता चले आपको 2 आर्टिकल लिखना है, 2 साल में 2 आर्टिकल ही प्रिंट हुआ तो कब आप की पीएचडी सबमिट होगी। तो आप अपने नीड को अपनी आवश्यकता के अनुसार जर्नल का सिलेक्शन करें। तो कहने का तात्पर्य यह है जो आप आर्टिकल आप लिटरेचर को सर्च कीजिए, लिटरेचर चाहे प्रिंट हो चाहे ऑनलाइन हो, जहां से भी वो सर्च कीजिए उसको पढ़िए। अपना जो आपका डोमेन नॉलेज है जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ने के बाद प्रॉपर उसमें कहीं न कहीं से आप मार्क कीजिए। जो मार्क करने का मतलब ये नहीं जो लाइब्रेरी में किताब है उसको पूरा लाल पीला रंग से रंग दिया, ऐसा नहीं है। मार्क कीजिए अपने अनुसार, कहीं ना पेज नंबर वगैरह लिख के कीजिए, उसमें बुक मार्क लगाइए और लिखने के बाद प्रॉपर जहां से भी आपने चीजों को लिया है वहां से उसको आप प्रॉपर साइटेशन दीजिए। जब यह आर्टिकल आप चला जाए पब्लिशर को भेज दीजिए और उसको भेजने से पहले आपको प्लेगरिज्म चेक करवाना है। प्लेगरिज्म चेक कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इस पर आपसे हम चर्चा करेंगे और प्रयास ये कीजिएगा कि क्लियर लिस्ट में ही जर्नल्स को हम पब्लिश करें। अब देखिए आपको हम कुछ पीपीटी दिखाएंगे, आप लोग अपने स्क्रीन पर ही रहिएगा और इसको आप देखेंगे तो इससे हालांकि इसमें मैं आधी चीजों को बता चुका हूं लेकिन कुछ चीजें जो है आपके लिए अच्छा रहेगा उसको देखिएगा। अब देखिए आज के डेट में जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की बात कर रहे थे तो वहां पर जब ये कलेक्शन डेवलपमेंट की बात आती है तो ये कहां से जैसे अपने लाइब्रेरी में आएंगे तो अपने पास बहुत सारे जर्नल्स कंसोर्टिया से मिला है, ई शोध सिंधु से आप देखेंगे अपने लाइब्रेरी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन पर है, बहुत सारे जर्नल्स हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब देखिए फ्री रिसोर्सेज और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज जस्ट ऐसे गूगल पर आपने सर्च किया और आपको आपके किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जो है वो आर्टिकल मिल जाता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आजकल आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास करके पैंडेमिक एरा में, हालांकि हमारे पास पहले से ही इंडियन कंटेंट में या पूरे विश्व स्तर सोर्सेस अवेलेबल में इसका हो रहा है। और जब इसकी बात करें आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की, तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में तो होता है एक क्या है इंटरनेशनल लेवल पर और एक दूसरा जो है नेशनल लेवल पर। तो इंटरनेशनल लेवल पर यूनेस्को हो गया, आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो गया, इंडिया हेरिटेज लाइब्रेरी हो गया, तो इस सबसे आपको मिलेगा। जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे आप तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, आप इसको जब जाएंगे nptel.ac.in पर तो आपको इसमें सभी सब्जेक्ट का इवन आपके सब्जेक्ट से जो भी क्लासिकल लिटरेचर है वह आपको मिलेगा। ई ज्ञान कोश कुछ नहीं, ई ज्ञान कोश.ac.in करना है, ये सब ओपन सोर्सेस है। आपको इग्नो का जो भी कोर्स मटेरियल है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे जितने भी चाहे वहां आपका ही आप वहां देखेंगे हिंदी से यूजी पीजी जो भी विषय वहां उसके कोर्स जो किताब है उसका जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको आप आसानी से डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। और देखिए मैं चीज बता दूं ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम खास करके इग्नो का जो कोर्स मटेरियल है वह बहुत ही उपयोगी है और खास करके आप लोग अपने रिसर्च में या कोई और भी आप आर्टिकल वगैरह लिखना चाहे तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस ये ज्ञान कोश आपको टाइप करना है,
आपने गूगल पर, वहां से पूरा इसका वेबसाइट खुल जाएगा, आपको इस ढंग से आएगा। अब देखिए एक पीजी पाठशाला, क्या क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आपको यूजीसी इनक्लिनेट से मिलकर के करीब 70 विषयों में जितने भी हो सकते हैं यूजी पीजी का आपको एकदम अप टू क्लास, मतलब 1 से लेकर के पीजी तक, खास करके इसमें पोस्ट यूजी और पीजी पर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो वह कोर्स से संबंधित इन्होंने टेक्स्ट भी बनाया, वीडियो भी बनाया, आपको इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, आपको जो थोड़ा सा उससे 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, ये सब भी फ्रेम किया गया है। और आप ईपीजी पाठशाला include.ac.in पर जाइए, आपको बहुत सारे लिटरेचर मिलेंगे। देखिए मैं जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेस वो बता रहा हूँ जिससे आपके रिसर्च में आगे उपयोगिता हो, इससे आप लिटरेचर को सर्च कर सकें। ये अध्ययन पीजी पाठशाला से करीब 700 टेक्स्ट बुक को निकाल करके, खास करके कोरोना पीरियड में इसको किया गया, और जो यूजी पीजी के लिए महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक है सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो आपका एनसीईआरटी है, यहाँ पर जो 12th के, जैसे आप में से बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, हालांकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को यह बताना नहीं है, आप लोगों से यह उम्मीद है जो आप अच्छे रिसर्च करें, लेकिन मान लीजिए कुछ अपने नॉलेज को इनहांस करने के लिए आप एनसीईआरटी की कोई भी पुस्तक पढ़ना चाहें तो ncrt.nic.in पर जाएंगे तो आपका 12th तक का सभी मटेरियल हिंदी, इंग्लिश और विभिन्न भाषाओं में आपको फुल टेक्स्ट मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और देखिए सबसे जो रामबाण है ये डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आप सब लोगों से प्रयास करेंगे जो आज इस क्लास के बाद आप सब लोग इसमें रजिस्टर्ड हो जाइएगा, लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन होना है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या की विभिन्न जगहों पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो आपको वित्तीय अनुदान दिया जाता है और आप अपने यहाँ के रिसोर्सेस को डिजिटलाइज करा के उसको एक्सेस के लिए दीजिए, लेकिन सभी लोगों ने अपने यहाँ से वेबसाइट वगैरह में दिया, सभी अलग अलग स्टेट लिखा हुआ था। तो जब ये वर्तमान सरकार 2014 में आई, इन्होंने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेके आया और इन्होंने क्या किया, जो आईआईटी खड़गपुर को नोडल एजेंसी बनाया और यहाँ जितने भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपको प्राइवेट आर&डी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, जितने भी रिसोर्सेस को उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया, सबसे एक एमओयू करके, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करके, और उस सब रिसोर्सेस को सबके लिए ओपन कर दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा जो करीब 5 करोड़ से ज्यादा इस पर किताबें, जर्नल्स के आर्टिकल ये सब उपलब्ध है, और एकदम आप स्कूल एजुकेशन से लेकर के रिसर्च वर्क तक आप भले आप एनपीटीईएल पर ना जाए, ईपीजी पाठशाला पर ना जाए, वो सभी रिसोर्सेस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से लिंक्ड है। आपको क्या करना है, जस्ट गूगल पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आप टाइप करेंगे, फिर आप जब उसको क्लिक करेंगे तो इस ढंग से आपके पास एक पेज आएगा। पेज आने के बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट में पूरा नहीं आ पाया है, आप राइट कॉर्नर पर आपको मिलेगा लॉगिन। लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस ढंग का पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो अगर आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तब तो कुछ नहीं है, आपका ईमेल आपका जो ईमेल है वो देंगे, पासवर्ड आपको बनाना है। जो पहले से मेंबर लॉगिन रजिस्टर्ड है वो अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्शन जो है इसको टाइप करके आप जस्ट यहाँ से लॉगिन पर चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए क्या करना है, आप लोग यहाँ देखिए एक रजिस्टर का एक कॉलम बना हुआ है, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको इस ढंग का एक पेज आपके सामने अपीयर होगा। कुछ नहीं, बहुत ही छोटी छोटी सूचना है, आपसे नाम पूछा गया है, आपसे ईमेल पूछा गया है, आपका पासवर्ड है। ध्यान रखिए जो पासवर्ड सब देंगे अपना, तो
पासवर्ड ये अपने मेल का पासवर्ड मत दीजिएगा, कोई दूसरा पासवर्ड दे दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पासवर्ड में एक आध कैपिटल लेटर भी कम से कम 8 डिजिट का चाहिए, कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी हो, कुछ डिजिट भी हो। तो इस तरह से आप अपना, ऑफकोर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ढूंढना हो तो उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप ढूंढ लीजिएगा, और इसको जब सबमिट करेंगे तो फिर आप जब दूसरी बार आएंगे तो फिर यहाँ पर अपना ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, यहाँ पर ये कैप्शन देंगे, फिर आप लॉगिन पर चले आइएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ इस पर आएंगे तो देखिए फर्स्ट तो मैं दिखाया था, जो भी आपको सर्च करना हो यहाँ पर आप टाइप करके देखेंगे, यहाँ सभी चीज आपको कामायनी भी मिल जाएगा, यहाँ पर मधुशाला भी मिल जाएगा, यहाँ पर मैथ्यसन गुप्ती और जो सूरदास का सभी जितने भी आपको क्लासिकल लिटरेचर है, ये संभव है जो लाइब्रेरी में उसका आपके पूर्वजों ने पेज फाड़ लिया हो, लेकिन वहां पर जो पेजेज मिलेंगे आपको, जो मिलेंगे वो बिल्कुल 100% फुल प्रूफ रहेगा, उसको आप आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग आज एनडीएल में अपने को रजिस्टर कीजिएगा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का भारतवाणी प्रोजेक्ट है, जो कि 25 मई 2016 से आया है लाइट में, और इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज मसूरू का है। इनका बेसिक उद्देश्य ये है, जितने भी भारत के संविधान में भाषाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका नॉलेज थ्रू इंडियन लैंग्वेज इसका बेसिक स्लोगन ही है, जो भी भारतीय संविधान में भाषाएं हैं उस भाषा में जितने लिटरेचर है और उस भाषा के ऊपर, मतलब हिंदी में जितने लिटरेचर है और हिंदी विषय पर जितने लिटरेचर है और हिंदी एज ए लैंग्वेज, मतलब अगर आपका ज्योग्राफी भी है तो वो हिंदी में कोई किताब हो, अगर पॉलिटिकल साइंस भी है तो वो हिंदी में, तो इन एंड ऑन इस किसी भी भाषा में या उस भाषा के ऊपर जो भी लिटरेचर है उसको डिजिटलाइज करवा के इसके थ्रू आपको एक्सेस दिया जा रहा है। आप इससे एक्सेस कीजिए या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से आप करेंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, एनडीएल का भी एक पार्ट है, भारतवाणी प्रोजेक्ट का भी हम लोग जल्दी ही पार्ट बनने जा रहे हैं, इसका भी एक इसका एक्सेस आप लोगों को मिल रहा है। शोध गंगा, देखिए ये 2009 में जब यूजीसी का रेगुलेशन आया पीएचडी के लिए, तो उस समय यह मैंडेटरी किया गया, जो इंडियन यूनिवर्सिटी या दूसरे शब्दों में कह लीजिए जो भारतीय जो उच्च शिक्षा के केंद्र है, वहां पर जो भी थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट होते हैं उसकी एक सॉफ्ट कॉपी उस इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी के माध्यम से शोध गंगा के पोर्टल पर जाएगा, और अभी यहाँ पर करीब 3 लाख के आसपास फुल टेक्स्ट थीसिस पड़ा हुआ है। आप लोग सभी, आप जो आपका ये वेबसाइट दिख रहा है शोधगंगा.infinite.ac.in, आप इस पर जाइए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके विभाग में जो 2010 के बाद, जो 2010 के पहले वाला तो हम लोगों ने रजिस्ट्राइज नहीं करवाया है, 2010 के बाद जितने भी थीसिस हुए हैं, जिसकी थीसिस का वायदा हो गया है, वो सभी थीसिस आपको शोधगंगा के साइट पर मिलेगी। और क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले क्या था, रिसर्चर डिफरेंट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घूमता था, और लाइब्रेरी में क्या था, वहां लिखा रहता था थीसिस डिसर्टेशन कैन नॉट बी जेरॉक्स्ड, इसको जेरॉक्स नहीं किया जाता था। तो आप लोग किसी लाइब्रेरी के किसी स्टाफ को करते, तमाम तरह के जो मतलब कह सकते हैं उसको जो अनएथिकल प्रैक्टिस था, उसके माध्यम से कुछ लोग उसमें सफलता प्राप्त कर लेते थे, कुछ लोग नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, जो आजकल की चला है ना, ओपन मूवमेंट है, सब चीज ओपन सॉफ्टवेयर चाहिए, ओपन, आप देखिए सभी ओपन रिसोर्सेस आए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस आए, ओपन, बहुत लोग थिंकर है, हम अपना सोच अपना रख सकते हैं, सभी चीज। यहाँ पर क्या है, जब ओपन मूवमेंट चला तो यहाँ पर सभी चीजें, आप कोई भी थीसिस से डिसर्टेशन भी हमारे लाइब्रेरी का ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है, हमने एक नेशनल लेवल का एक पोर्टल पर डाल दिया है, जो कि विश्व के किसी भी कोने से कभी भी एनीवेयर एनी टाइम कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पहले लोग क्या करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर बीएचयू का थीसिस लेके अपना नाम और सुपरवाइजर का नाम चेंज करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके कर देता था, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। अब आपके सामने इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की स्थिति आ गई, आपके पास
सूचना पर्याप्त मात्रा में है उसको आप लीजिए और उससे अपने रिसर्च को बढ़ाइए। वो तभी होगा जबकि आप प्रॉपर साइटेशन देंगे। शोध गंगा पर थीसिस जब अपलोड होता है, जब आप लिखेंगे तो आप लाइब्रेरी आएंगे तो आपको हम बताएंगे तो किस ढंग से जब वो करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी आप शोध गंगा के साइट से आप एक्सेस कर सकते हैं। शोध गंगोत्री यह भी एक इंप्लीमेंट का यूजीसी का इंप्लीमेंट के माध्यम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो सिनॉप्सिस मिलेगा, आप देखिए हालांकि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है अभी, लेकिन करीब करीब इसमें 7,000 के आसपास जो है सिनॉप्सिस पड़ा हुआ है, ताकि इससे यह क्यों किया गया, सब चीज को क्यों पेपर पर डाला जा रहा है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्क ना हो, कार्य की जो रिसर्च शोध कार्य है उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। अब जो मेन चीज है आपको 15-20 मिनट संक्षेप में बताएंगे, प्लेगरिज्म क्या है। प्लेगरिज्म मींस जब हम किसी भी व्यक्ति जो ऑथर है, किसी भी व्यक्ति विशेष के जो पहले का राइटअप है, जो पहले लिखा हुआ है, या उसके विचारों को बिना साइटेशन दिए हुए अपने नाम से हम लिख देते हैं। बस यहाँ जो मैं कहा, जो आपको हमेशा साइटेशन देना है, साइटेशन देके कर दिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम किसी दूसरे ऑथर के, उनके लेखनी के, उनके विचारों को अपने नाम जब हम लिख के उसे पब्लिश कर देते हैं तो वह प्लेगरिज्म होता है। अब देखिए दो चीज है, कॉपीराइट और प्लेगरिज्म। क्या है दोनों में अंतर, जो मैं शुरू से आपको एथिकल एस्पेक्ट पर जा रहा हूं। नेचर क्या है प्लेगरिज्म पर, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, मॉरल ऑफेंस है, एक बेईमानी है, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है ये। जबकि कॉपीराइट क्या है, एक लीगल ऑफेंस है, एक वैधानिक चीजें हैं। वो इन कोर्स एक मैंने शुरू में बताया था कि एथिकल चीजों पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, तो प्लेगरिज्म इज ए एथिकल कॉन्सेप्ट, एक नैतिकता की बात है कि इसको कौन करता है। तो जो इंटेलेक्चुअल पीयर्स है, सीनेट है, प्रोफेशनल सोसाइटी, मतलब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, अगर इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में ले तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वह इसका टॉप है, वह निर्णय लेगी जो आपने अगर प्लेगराइज किया है अपने थीसिस को, आपने आर्टिकल को, तो उस पर क्या पेनाल्टी हो, और क्या पेनाल्टी हो, कितना लेवल पर हो, तो कितनी पेनाल्टी हो, यह यूजीसी ने पहले तय कर रखा है। यूजीसी ने गाइडलाइन दे दिया है गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके आधार पर ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अप्रूव करा करके हमारे वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जब आप प्लेगरिज्म करते हैं, यहाँ आप पर निर्णय जो है उस इंस्टीट्यूशन के जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो लेती है, जबकि किसी आप कॉपीराइट का वायलेशन करते हैं तो वहां आपके ऊपर कोर्ट डिसीजन लेती है। कैसे इसको अवॉइड किया जाए, जस्ट साइड द ओरिजिनल ऑथर। अगर आपको मैंने बताया ना कि अगर तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तो उनका नाम होना चाहिए, न कि आप किसी बीच के टीका टिप्पणी कारक, अगर उनका कोई आपने लिया है चौपाई तो उनको साइड कीजिए, और गेट द प्रायर परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर। देखिए दो चीजें हैं, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कॉपीराइट और प्लेगरिज्म में। प्लेगरिज्म में है मतलब जो आप किसी भी लेखक का एक पेज, एक पैरा बिना उनको साइटेशन दिए हुए आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर लेते हैं, अपने थीसिस में इंक्लूड कर लेते हैं। कॉपीराइट में क्या है कि आप पूरी की पूरी आर्टिकल हो, पूरी की पूरी किताब हो, हम बिना ऑथर से परमिशन लिए हुए हम उसको अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जब प्लेगरिज्म का वायलेशन आप करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी का जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वह आपके ऊपर पेनाल्टी करेगी, वह निर्णय लेगी। जबकि इसमें जो है कॉपीराइट में जो मैंने बताया, जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट का जो 63 सेक्शन है उसके अनुसार पेनाल्टी आपको की जाएगी। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉपीराइट की सीमा में नहीं आता, जैसे आप लोग इंडियन में कॉम्पिटिटिव जो आप आंसर देते होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, उसमें आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है जो कोई आप हमेशा साइटेशन दीजिए। हाँ, जब किसी का आपने डिफिनेशन वगैरह दिया है तो आप कोर्स उनका नाम लिख दीजिए, लेकिन वह स्टडी एंड टीचिंग में वह चलता है। क्रिटिसिज्म और रिव्यू में जब किसी बुक रिव्यू वगैरह करते हैं तो वहां नहीं चलता है, न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में सिर्फ ये होता है एक्स वर्सेस वाई, फलाना बनाम फलाना, ये और पूरा नहीं होता है। जब कोई आर्टिस्ट आपका म्यूजिक को आप डाउनलोड करके सुनते हैं, ये सब फेयर यूज के अंतर्गत आता है। जैसे एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, अगर किसी भी आपने कोई किताब
लिखा। और यहाँ तो क्या है कि किताब आप उसका यूज तभी करेंगे फाइनेंशियली जब आपने कॉपीराइट ऑनर से, जिसका ऑनर है उसके पास, उससे हमने परमिशन लिया है तब। लेकिन अगर एक नॉर्मल राइटअप में किताब है और उसको आप ब्रेल लिपि में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वहां आपका कोई प्रॉफिट मोटिव ना हो, कोई पैसा कमाना नहीं, तो आपको जो है उस पर कहीं से कॉपीराइट के वजह नहीं चलता। देखिए कॉपीराइट है, क्रिएटिव डोमेन है, पब्लिक डोमेन है। कॉपीराइट आप सब लोग को जानना है कि कोई भी चीज यूज करेंगे तो प्रॉपर परमिशन ले लें। क्रिएटिव डोमेन जो मैंने बताया, जितने भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस या डिजिटल रिसोर्सेस है, वह आजकल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक आपका एग्रीमेंट साइन होता है, उसके थ्रू एक्सेस किया जाता है। और पब्लिक डोमेन जो ऐसे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। अब देखिए टाइप क्या है प्लेगरिज्म की। प्लेगरिज्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टेक्सचुअल और सोर्स कोड। टेक्सचुअल मतलब जैसे इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल है, जानबूझ के या अनजाने में। रिटेन प्लेगरिज्म मैंने बताया क्या, जो आप यहाँ की थीसिस को किसी एक यूनिवर्सिटी की थीसिस को दूसरे यूनिवर्सिटी में कर दिए, पूरा का पूरा जो है दो पेज किसी की थीसिस का ले लिए। मिसरिप्रेजेंटेशन और पैराफ्रेज हम क्या करते हैं, जो एक पैरा लेकर के उसमें शब्द को इधर उधर चेंज कर दिए। ये और सेल्फ प्लेगरिज्म, हमने एक आर्टिकल लिखी, उसी को फिर उसी थीसिस में भी डालते हैं, फिर किताब में भी डालते हैं। डालिए लेकिन प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए। ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म क्या है, जो इंग्लिश में है उसको गूगल से ट्रांसलेशन कर लिए। ओरल प्लेगरिज्म, ओरल प्लेगरिज्म में क्या है, जो आप जो है कहीं भी हम सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं और वहां पर कोई बिना सोर्स किए हुए, हमने पॉपुलेशन का डाटा लिया, हमने इंडिया के ग्रोथ रेट का डाटा लिया और कोई सोर्स ना दे, तो यह सब जो है आपको, ये सभी रिटेन प्लेगरिज्म के अंतर्गत आते हैं। जो सोर्स कोड प्लेगरिज्म है, ये खास करके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होता है। जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक सोर्स कोड होता है, उसको छुपा करके, उसको कहीं से कोई चोरी करके अपने नाम से वह सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेते हैं। जो यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया इस अप्रैल में, उसमें सेल्फ प्लेगरिज्म के बारे में बात किया गया है कि जब आप लोग अपनी आर्टिकल लिखेंगे, जो मैं बताया ना थीसिस से संबंधित, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, थीसिस से रिलेटेड दो आर्टिकल लिखिए, उसको थीसिस में भी इनकॉर्पोरेट करना है, लेकिन उसको प्रॉपर साइटेशन दीजिए। अपना आर्टिकल लिखिए, यह नहीं जो एक आर्टिकल लिखिए दूसरा आर्टिकल लिखेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइटल चेंज कीजिए, बीच का पैरा ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा नहीं करना है। जो भी पोर्शन लेना है उसे प्रॉपर साइटेशन देना है। यह प्लेगरिज्म के क्या कारण है, तो हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग आईपीआर को नहीं जानते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में नहीं बताया गया है, प्रॉपर बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि यह एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है। हालांकि अब धीरे धीरे जो प्लेगरिज्म आया इसको लेकर, और हमें लगता है इसी कारण जो है आप लोगों से मुझे भी डिस्कस करने का मौका मिला। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हम सोचते हैं हमारे पड़ोस में 10 आर्टिकल लिख लिया उसने, हमारा भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो गई है, इंटरनेट पर सब इंफॉर्मेशन हो गया है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी किए इस ढंग से। और हमारा डोमेन नॉलेज नहीं है, हम रिसर्च करते हैं तो अपने सुपरवाइजर पर आश्रित हो जाते हैं, गुरुजी बताइए कि हमें कहाँ से क्या लेना है, बस यूजी पीजी में ही एक तार लेते हैं, है ना, लोकल डायरेक्ट में उनको पैर छूना कर शुरू कर देते हैं, गुरुजी बस आपके अंदर ही पीएचडी करेंगे। तो हमें अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाना है और उसके अनुसार अपना जो मैंने बताया, जो अपना डोमेन नॉलेज, अपना राइटिंग स्किल बढ़ाइए, अपना लैंग्वेज स्किल बढ़ाइए, उसके आधार पर करना। कैसे प्लेगरिज्म से बचा जा सके, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, जब अपने अपने विचार को स्वयं लिखिए, और अगर किसी के दूसरे के आइडिया को लेते हैं, तो दूसरे के रिटन चीज को लेते हैं, तो उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज कीजिए, अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाइए। कहीं से डिक्टो लेते हैं तो उसको प्रॉपर साइटेशन में दीजिए, आप जो है ओरिजिनल सोर्स को साइट कीजिए, अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाइए। और जो आजकल चल रहा है, जो आउटसोर्सिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कुछ पैसा लेके आपके आर्टिकल लिख देंगे, थीसिस लिख देंगे। आउटसोर्सिंग बस ये डस्टिंग क्लीनिंग के लिए बहुत सही है, लेकिन ये आप एकेडमिक वर्क के लिए जरूरी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आपके बिहाफ पर कोई आर्टिकल आपसे पैसा लेके लिखता है तो आपसे उस संबंध में पैसा लेने लगती है, इसलिए अपने महत्वपूर्ण है। जैसे रेफरेंस है, फुटनोट है, बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस फुटनोट दोनों एक चीज है, बस उसके राइटिंग स्पेस में अंतर आता है। मतलब रेफरेंस और फुटनोट का मतलब ये है जो आपने अपने आर्टिकल में, आपने अपने थीसिस में जिसको साइट कर रहे हैं उसका उपयोग 100% किया है। बिब्लियोग्राफी जो है हमेशा किसी भी चैप्टर के अंत में या किताब के अंत में दिया जाता है, तो हमने इस चीज को
पेज से लिए, कैसे एक लिस्ट ऑफ बहुत लोग ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की लिस्ट ऑफ फर्दर रीडिंग मटेरियल, लिस्ट ऑफ सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल भी भेजते हैं। तो रेफरेंस में क्या होता है, जो हम किसी चैप्टर के अंत में देते हैं, और फुटनोट में क्या होता है, जो हम उस पेज के अंत में देते हैं। तो रेफरेंसिंग और साइटेशन जो आपका फुटनोट है, इसमें सिस्टम और स्टाइल दो चीज होते हैं। रेफरेंसिंग के जो साइटेशन के जो स्टाइल है, साइटेशन मींस रेफरेंस, दो सिस्टम है इसके, वैंकूवर सिस्टम और पैरेंथेटिकल सिस्टम। वैंकूवर सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया, जो ओरिजिनल सोर्सेज को आप साइड कीजिए, डबल इन्वर्टेड कोमा में कीजिए। तो जैसे आप वैंकूवर सिस्टम अपनाए, तो आपको पहला है तो पहला लिखिए, दूसरा को लिए तो दूसरा लिख लिए, तीसरा लिख लिए। अगर फुटनोट लिखते हैं तो नीचे लिख दिए जब आपका एक पेज के अंत में, और जब आपने रेफरेंस डाला है तो चैप्टर के अंत में। इसमें क्या लिखते हैं, जिससे एक डॉक्यूमेंट की पहचान हो सके। बुक्स में क्या है, ऑथर, टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यही है ना। जर्नल में क्या होता है, जर्नल में है ऑथर, टाइटल, नेम ऑफ जर्नल, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर। और जो खास करके ऑनलाइन रिसोर्सेस आए, आप लोगों से बड़ी गुजारिश है, जब आप ऑनलाइन रेफरेंसेस को साइट कीजिए, तो वहां इन सब चीजों के बाद दो चीज और लिखिए, रिट्रीव ऑन एंड एक्सेस ऑन। रिट्रीव या एक्सेस मतलब किस डेट को आपने, रिट्रीव शब्द लगाइए या एक्सेस, कोई भी, किस डेट को आपने उसे प्राप्त किया है, इंटरनेट से डाउनलोड किया है। और रिट्रीव ऑन या एक्सेस ऑन और फ्रॉम, इस यूआरएल से, जो आपका वेब एड्रेस है, वह क्या है, वह इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग लाइब्रेरी में कैटलॉग से इंडेक्सिंग करते हैं, वैसे ऑनलाइन में भी जब रेफरेंसिंग होता है, जितने भी रिसोर्सेस है उसकी ऑनलाइन रेफरेंसिंग होती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो आप जब डेट और यूआरएल देंगे, तो कालांतर में चलके कोई प्रेगनेंट का कोई इशू है, तो आपसे इसको लिए आपको छुट्टी देगा। तो वैंकूवर सिस्टम में आप 1 2 3 4 5 करके चले गए। पैरेंथेटिकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऑथर का सरनेम दे देते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दे देते हैं। अंतर ये है कि वैंकूवर सिस्टम में हम 1 2 3 करके देते हैं। पैरेंथेटिकल सिस्टम में जैसे मान लीजिए शर्मा है, वर्मा है, सिंह है, यादव है, जो भी है, मिश्रा है, कुछ भी सरनेम हो, तो इसको बाद में हम ऑथर के सरनेम के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ध्यान रहे, जो आपको साइटेशन के इसी दोनों सिस्टम में से किसी एक को अप्लाई करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी थीसिस लाइब्रेरी में सबमिट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वह शोध गंगा के साइट पर अपलोड नहीं होता। इसी प्रकार साइटेशन के स्टाइल में एक सिस्टम होता है और एक स्टाइल बहुत सारे स्टाइल पड़े हुए हैं। इसमें आप कभी आपको जब कभी आपका ये और चलेगा, जब ऑफलाइन होगा, तब आप सब लोग एक बार लाइब्रेरी में आइएगा, मैं अपने कमरे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल अभी आप ऐसे आप समझिए। जो ऑथर, टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे, किसके बाद कॉमा लिखेंगे, किसके बाद सेमीकोलन लिखेंगे, किसके बाद कोलन लिखेंगे, किसके बाद एपोस्ट्रोफी देंगे, कैसे कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स अपनाया जाता है, वह किसी एक स्टाइल से ही होता है। तो आपको पूरे थीसिस में, पूरे आर्टिकल में एक स्टाइल, एक जो साइटेशन का सिस्टम है वैंकूवर या पैरेंथेटिकल, उसको अप्लाई करना है और किसी एक स्टाइल को अप्लाई। टूल्स क्या है, मतलब कैसे प्लेगरिज्म, बहुत संक्षेप में बस 10 मिनट हो। प्लेगरिज्म के जो टूल्स है उसमें आप कैसे, पहले एक मैनुअल डिटेक्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर से होता है। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल बहुत ही ध्रुव कार्य है, जो आपने, वो तो तभी होता है जब किसी ने कंप्लेन कर दिया। सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यूजीसी ने यहाँ और कुंड दे रखा है। आप जब थीसिस लिखते हैं, खास करके जब हिंदी में लिखिएगा, तो यूनिकोड बेस्ड सॉफ्टवेयर में जो आपका फॉन्ट है, खास करके उसमें जो आपका कृतिदेव है, सॉरी वो मंगल है, कृतिदेव में मत कीजिएगा, मंगल फॉन्ट में करना है। तो ये यूनिक, जब आपकी थीसिस जाएगी, कहाँ जाएगी, किसी भी सॉफ्टवेयर, सब कुछ चीजें उर्गुल है, आप मेल से वहां भेजेंगे। और ध्यान रखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके पास क्या है, जितने भी ऑनलाइन मटेरियल्स हैं, चाहे वह ओपन सोर्सेस से हो, चाहे किसी पब्लिशर ने पब्लिश किया है, चाहे किसी लाइब्रेरी में हो, वो विश्व स्तर में जितने भी ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल हैं, और
यहाँ से यह आपका जो यह पोर्शन है आप किया है, तो ध्यान रहे आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वह पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा आपको ओरिजिनल सोर्स को साइट करना है। ध्यान रहे साइटेड आइटम भी वह बताता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में अनटिक कर देते हैं। कोई भी प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल यह नहीं बताता कि आपके कितने परसेंट, आपका कितना परसेंट कंटेंट प्लेगराइज है, वह बताता है कि आपका कंटेंट कितना परसेंट अन्य कंटेंट के समान है। सिमिलरिटी इंडेक्स बताता है। उस सिमिलरिटी इंडेक्स में हम सभी कोटेड आइटम्स को, सभी रेफरेंसेस को, सभी नाम को, सपोज कीजिए आप अगर लाइब्रेरी में आते हैं तो प्राय देखते हैं जो अधिकतर रिसर्च स्कॉलर लाइब्रेरियन को आप इसको जैसे लाएंगे, आप उर्कुन देखेंगे, इस ढंग से आप गूगल में उर्कुन टाइप करेंगे, इस ढंग से आपका वेब ऐप पर क्लिक करेंगे, इस ढंग से आप उसमें सबमिट करेंगे। देखिए जब भेजेंगे रिपोर्ट तो देखिए आपका इस ढंग से ये जो आपको ऑरेंज कलर बता रहा है, ध्यान से देखिए यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट पेज पर इतना परसेंट, ये लाइन जो है सिमिलर है, किसी एक व्यक्ति का या थीसिस का रिपोर्ट है जो कि फर्स्ट पेज पर इतने हैं, सेकंड पेज पर इतने, पेज वाइज एनालिसिस बता रहा है। देखिए वह ये बताने लगा कितना 29.6%। अब देखिए एक तरफ ऑरेंज कलर में है, दूसरी तरफ ये है, मतलब यह आइटम देखिए एक्सटेंडेड सोर्स लिख रहा है, इधर से यह कॉपी किया गया। अब यही कॉपी अगर साइटेड आइटम रहेगा तो यही एक्टिव जो यहाँ देख रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर है, इससे हम उसको अनटिक कर देते हैं। तो ध्यान रहे जब आप लिखते जाइए और उसकी सिमिलरिटी इंडेक्स जो है आप चेक करवाते जाएंगे। इधर से आपका कुछ इस प्रकार रिपोर्ट आया, यह जो है आपको 10% से ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है वह 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या किया, एक जुलाई 2018 में एक प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक पॉलिसी लाई अपने गजट नोटिफिकेशन से। इसका बेसिक मोटो है जो लोगों के बीच एक अवेयरनेस क्रिएट करे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो और डेवलप सिस्टम टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म। मतलब आपको पहले जैसे आप लोगों में अभी जागरूकता पैदा किया जा रहा है, फिर क्या करेंगे, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। आपके सभी सुपरवाइजर को हम लोगों ने उर्कुंड का लॉगिन पासवर्ड दे दिया है। अगर वहां से कुछ दिक्कत होती है तो लाइब्रेरी उसमें असिस्ट करेगी। और जितनी भी यूनिवर्सिटी में आपको यूजी पीजी से पीएचडी प्रोग्राम और है जो इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, लोगों को एक जो एकेडमिक फर्टिलिटी है जो हमारे पढ़े लिखे लोगों का समाज है उसके बीच में इसमें जो है अवेयरनेस हो, इसको करना क्या करना। जब हम लोगों ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कहा गया है, हम लोगों ने अपनी पॉलिसी बना करके वेबसाइट पर डाल दिया है। आप लोगों को क्या करना है, जब आप थीसिस को सबमिट करेंगे तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फॉर्म देना है और उसमें यह देना है जो हमने जो यह थीसिस लिखा है वह यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार प्लेगराइज फ्री है। इसी प्रकार आपके सुपरवाइजर भी जो आज तक देते हैं, जो हमारे अंदर XYZ स्टूडेंट ने जो सेमिनार है मौलिक है, लेकिन उसमें यह भी दिया जाएगा जो इनका वर्क मौलिक है और प्लेगराइज फ्री है। तो प्लेगराइज फ्री जो इसका एक लेवल है 10% या उससे कम, उसके अंतर्गत आता है। तो आप अपने जो एक अपनी ओर से भी डिक्लेरेशन देना है, आपको सुपरवाइजर को भी देना है ये, और उसकी आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे थीसिस सेक्शन में जहां भी आपको, लेकिन लाइब्रेरी में उसकी एक सॉफ्ट कॉपी और हर एक चैप्टर का अलग PDF कॉपी सबमिट होगा। अब देखिए ये चीज, इस स्लाइड को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को उसमें हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते। अगर वो सिमिलरिटी इंडेक्स में बताएगा तो इस सब चीज को हम उससे हटा देते हैं। क्या जितनी भी कोटेड वर्क है जो आपने साइटेशन दिया है उसको सिमिलर इंडेक्स बताएगा, लेकिन उसको आप अनटिक कर दीजिएगा। जितने भी रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी है, टेबल ऑफ कंटेंट है, फुटनोट है, प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट है, यह सब कॉमन होता है। तो यह सब चीज में आप
आपका सिग्निफिकेंस लेवल को बताएगा, सिमिलरिटी इंडेक्स को बताएगा, लेकिन इसको आपको खत्म कर देना है, इसको आपको अनटिक करना है, तो धीरे धीरे सुधा हुआ कम पर आ जाएगा। जितने भी जेनेरिक टर्म्स है, लॉ है, स्टैंडर्ड है, सिंबल देखेंगे ना, जितने मान लीजिए गोदान है तो गोदान जहां जहां नाम आएगा वो सब कुछ सिमिलर इंडेक्स, क्योंकि गोदान पर बहुत सारे लिटरेचर ऑनलाइन है, तो हमें उसको अनटिक करना है। तो इन सब चीजों को आपका जब सिमिलरिटी इंडेक्स अगर आपका 40% 45% चला जाए तो घबराना नहीं है, उसको आप कीजिए, नहीं समझ में आए तो सुपरवाइजर से समझिए, सुपरवाइजर मान लीजिए बेस्ट है तो आप लाइब्रेरी में आ जाइए, वहां पर आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर कि जीरो पर वहां कुछ प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, जैसे आपका सारांश है, आपका हाइपोथेसिस है, ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, रिकमेंडेशन है, लेकिन इस समय भी अगर 14 वर्ड लगातार है, उससे कम है तो वह चलेगा, 14 वर्ड से ज्यादा उसको हम लोग नहीं, 14 वर्ड तक है तो चलता जाएगा, 14 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग ओमिट करते हैं। अब देखिए इसमें 4 लेवल बताए गए हैं, इसे एक 0 लेवल भी है। अब क्या है इसमें देखिए प्लेगरिज्म से बचने के लिए मतलब कैसे उसका चेक हो, इस पर एक डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बनाया गया है। हर एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में हेड उसका चेयरमैन होगा, एक कोई मेंबर होगा और एक व्यक्ति जो प्लेगरिज्म पॉलिसी को जानता है। इस तीनों में से कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर इस पर जैसे सपोज कीजिए किसी विद्यार्थी के ऊपर कोई कंप्लेन होता है तो इसका कंटेंट प्लेगराइज है, इसकी थीसिस प्लेगराइज है, इसका अगर किसी टीचर का इसकी आर्टिकल प्लेगराइज है, तो डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल उसको मॉनिटर उसको एग्जामिन करती है 45 दिन के अंतर्गत, और जिसके खिलाफ कंप्लेन है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस से उसको भी पूछ के उसके अनुसार जो है उस पर वह 45 दिन के अंदर अपना रिकमेंडेशन देती है। किसको? इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल में क्या होता है, एक पीवीसी सीनियर मोस्ट एकेडमिशियन ऑफ द यूनिवर्सिटी वह चेयरमैन होता है, एक मेंबर होता है सीनियर फैकल्टी, एक अदर इंस्टीट्यूशन का अदर यूनिवर्सिटी का एक कोई मेंबर होता है, और एक अपने यहाँ जो सॉफ्टवेयर को समझता हो। ये 4 लोगों की कमेटी होती है, और ये 4 लोगों में से 3 लोग भी रहेंगे तो अपना रिकमेंडेशन 45 दिन के अंतर्गत टॉप एग्जीक्यूटिव को, जैसे यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर को, इंस्टीट्यूट है तो डायरेक्टर के पास सबमिट करेगा, और उसके अनुसार उस पर पेनाल्टी, क्या पेनाल्टी होगी अगर आपकी थीसिस है। देखिए ध्यान रहे, अगर 10% तक सिमिलरिटी है तो कोई पेनाल्टी, अगर आपका 10 से ज्यादा और 40 तक है तो आपकी थीसिस वापस कर दी जाएगी और कही जाएगी जो 6 अगर 40 से ज्यादा और 60 तक है तो आपको एक साल के बाद जो है आप फिर जमा कीजिए। अगर आपका 60% से ज्यादा आपका सिमिलरिटी इंडेक्स आ गया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपने दोबारा मौका मिला और दोबारा भी वही गलती करते हैं तो एक लेवल आपको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अगर आपने 10 से 40% वाला रिपीट किया है तो 40 से 60% वाले में पेनाल्टी मिलेगी, और अगर 40 से 60 में किए हैं तब आपको 60 वाला जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जो 60 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया है। तो इस ढंग से पेनाल्टी इंपोज की जाती है। इसीलिए आप थीसिस सबमिशन से पहले आप एक बार चेक करवाइए और प्रॉपर रिकॉर्ड को अपने पास रखिए। दूसरी चीज ये है, जो मान लीजिए किसी की थीसिस सबमिट हुई और उसको उसका अवार्ड भी मिल गया, उससे उसको जो भी बेनिफिट भी मिल गया, और कोई कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ जो भी उसको बेनिफिट मिले हैं उसको रोक दिया जाता है, और डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल उस पर डिसीजन लेती अपना रिकमेंडेशन देती है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पैनल को, और इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल जो है वह टॉप एग्जीक्यूटिव को देती है, उसके अनुसार उस पर पेनाल्टी इंपोज की जाती है। अगर है तब, और नहीं है तो जो भी बेनिफिट मिला है उसको उससे बरी कर दिया जाता है। अब देखिए जब आर्टिकल खास करके ये टीचर के लिए जो आप रिसर्च पब्लिकेशन है उसमें क्या होता है, 10% का कुछ नहीं है, 10 से 40 तक है तो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट वापस हो जाएगी, और अगर 40 से 60 तक है, देखिए यहाँ क्या है, आपका जो टीचर है उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, फाइनेंशियल लॉस, और 2 साल तक वो किसी भी नए रिसर्च स्कॉलर को, एमफिल स्टूडेंट को, जो पीजीएमए है उसको किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकते। जो तीसरा है, आप एबव 60 से जब ज्यादा हो जाता है तो
मनस्कृत उनकी वापस कर दी जाएगी, इनका 2 इंक्रीमेंट काटा जाएगा और 3 साल तक ये चीजों को नहीं सुपरवाइज कर पाएंगे नए रिसर्च स्कॉलर को। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये है, यहाँ पर भी जब आप दोबारा फिर गलती करते हैं, अगर आप 10 से 40 वाले में किया तो आपकी पेनाल्टी 40 से 60 में होगी, अगर आपने 40 से 60 वाला किए हैं तो पेनाल्टी आपकी 60 वाला होगी। 60 से अगर आपने कोई टीचर अगर दोबारा 60% से ज्यादा उनका कंटेंट अगर प्लेगराइज हुआ है तो उनको सस्पेंड या टर्मिनेट एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स किया जा सकता है। और ध्यान रहे, जो भी डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल के लोग हैं या इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के लोग हैं, उस पर जो भी अगर उसमें से कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर जो है पुनः कार्रवाई होती है, उस पर उसी के अनुसार वैसी ही कार्रवाई होती है जैसे कि और लोगों पर होती है। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो अगर वाइस चांसलर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो इनके ऊपर भी सेम उसी तरह की पेनाल्टी इम्पोज की जाती है, जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा पांडिचेरी के वाइस चांसलर का या और जगह कहीं, यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं है। अतः आप लोगों से लास्ट में यही निवेदन है, जो कुछ भी लिखिए खूब पढ़िए, तब लिखिए, सुपरवाइजर से कंसल्ट कीजिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के जो प्लेटफॉर्म बताए गए उसको देखिए, लाइब्रेरी में आइए। लाइब्रेरी में एक चीज आप लोगों को यही मैं बता दूं, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर को कोई भी किताब जो लाइब्रेरी में नहीं मिलती है और आपके रिसर्च से संबंधित है तो अपने सुपरवाइजर से उसको फॉरवर्ड करा के लाएंगे। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, इतना बजट तो रहेगा ही, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो और जो भी आइटम आप कहीं से भी लीजिए उसका प्रॉपर साइटेशन मस्ट है, साइटेशन दीजिए हमेशा, और कोई एक सिस्टम को अपनाइए, कोई एक स्टाइल को अपनाइए। ऑनलाइन में आप जिस डेट को आप एक्सेस किए हैं, डाउनलोड किए हैं, उसको डालिए, और साथ ही साथ जो आपने जिस यूआरएल का इस्तेमाल किया है उसको आप उसमें डालिए। मैं यही अपनी बात को अब खत्म करूंगा, और आप लोगों में से जो भी जिज्ञासा जिनके पास जो है वो पूछे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 घंटे में अंदर इसको बड़ी बहुत चीजें स्किप भी हुई है आप लोग। लेकिन हाँ, मैंने आपको जो कहा जाता है, जो ब्रीफ में मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दी है चीजें। बाकी मैं उपलब्ध रहता हूँ लाइब्रेरी में, आप में से कभी भी कोई आएंगे इससे तो हम प्रयास करेंगे जो आपको निराशा नहीं मिले। पूछिए, आप लोग कुछ पूछना है? हाँ सर।